नमस्कार, मैं स्मिता श्रीवास्तव आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत कर रही हूँ आज के कार्यक्रम काव्य संवाद में। काव्य संवाद एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम रचनाकारों से मिलते हैं, बातें करते हैं, उनके विषय में जानते हैं और उनकी बहुत सारी रचनाओं को सुनते हैं और उनसे हमें जीवन में कुछ न कुछ प्रेरणा भी मिलता है। तो बस आज रविवार है, शाम के 5 बज चुके हैं, बल्कि थोड़ा-सा देर हो चुका है। कुछ न कुछ समस्याएँ आती रहती हैं जिसकी वजह से थोड़ा-सा विलंब है, लेकिन और विलंब ना करते हुए मैं आज की जो रचनाकार हैं, मैं उनको आपके सामने रखती हूँ कि आप भी आश्चर्यचकित हो जाएँगे क्योंकि जब मैंने पहली बार सुना था ना, तो मुझे लगा कि उम्र तो बहुत कम है, फिर इतनी सोच कहाँ से आ गई? फिर ये इतनी गहराई कैसे आ गई? क्या देखा होगा दुनिया में, क्या देखा होगा जीवन में, क्या समझा होगा, जो ऐसी रचनाएँ कलम से फूट पड़ी? तो मैं वहाँ से ही सम्मोहित हो चुकी और मैं एक तरह से बाध्य हो गई कि मैं उनको यहाँ इस पटल पे पीछे पड़ कर के बुला ही लूँ। तो मेरे बहुत पीछे पड़ने के बाद में आज वो इस पटल पे अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं, तो मैं उनका परिचय आप लोगों के साथ रखती हूँ। अनन्य देवरिया जी, नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। और क्या बहुत-बहुत हाल-चाल है नमस्कार, अनन्या? बहुत-बहुत स्वागत आप धन्यवाद भी। जी। धन्यवाद तो मैं आपको करूँगी कि आपने समय निकाला और आप यहाँ पे उपस्थित हैं। क्योंकि बहुत लोग बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब 5 बजेगा और हम आपको देख पाएँगे, सुन पाएँगे। तो इतना खूबसूरत आपकी रचनाएँ रहती हैं कि ना मैं स्वतः ही एकदम खींची चली आई कि मैं एकदम आपके पीछे पड़ जाऊँ कि आप बस आ जाओ यहाँ पे और आज आप हमारे सामने हैं। तो अनन्या जी, सबसे पहला प्रश्न तो यही रहेगा मेरा आपके स्वागत के बाद में कि रचनाएँ कहाँ से कैसे शुरू किया आपने? क्योंकि अभी तो जिस उम्र में लोग शुरू करते हैं उस समय में तो आपकी किताबें भी आ चुकी हैं। तो अपने शुरुआती दौर को बताइएगा कुछ। जी। इससे पहले कि मैं कुछ कहना शुरू करूँ, सबसे पहले मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, उन तमाम लोगों से क्षमा याचना करता हूँ जिन लोगों को प्रतीक्षा करनी पड़ी। मैं थोड़ा-सा विलंब हो गया, तो उसके लिए क्षमा याचना। समय निकालने की आपने बात कही, तो मुझे लगता है कि पता नहीं मैंने समय निकाला, आपने समय निकाला या जिसको हम बहुत कोस रहे हैं कोरोना, उसने समय निकाला। मैं यकीन मानिए मुझे लगता है कोरोना ने हम तमाम लोगों को जुड़ने का बहुत अवसर दिया है, बहुत लोगों को नुकसान भी पहुँचाया है, बहुत सारे अपनों को भी हमने खोया। लेकिन एक चीज़ ये भी हुई कि हम अपनों के बहुत सारे करीब हुए, हमने परिवार के साथ वक़्त बिताया, बहुत सारे नए लोगों से जुड़ने का मौका मिला, उसी क्रम में आपके साथ भी जुड़ने का अवसर मिला। तो मैं आपको भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आपका जो प्रश्न था कैसे शुरुआत हुई? देखिए अमूमन सबकी शुरुआत एक तरीके की होती है, जहाँ पर लिखना-पढ़ना जो है एक ईश्वरीय गुण होता है। जॉन मिल्टन को आप जानते होंगे, जॉन मिल्टन एक पोएट हुआ करते थे। जी, उन्होंने जी, जी। सोनेट में ज़िक्र किया हुआ है, लिखना पढ़ना ईश्वरीय गुण है। तो मुझे ध्यान भी नहीं है, मैं 6वीं में पढ़ता था तो मेरी एक पुस्तक आई थी उस समय जाने कौन थे वो पल करके। अब जब यहाँ पर खड़ा हूँ तो यहाँ से खड़े होकर उस समय लगता था कि ये चीज़ें बस यूँ ही है, बेवजह चल रही हैं। काफ़ी वक़्त तक ये लगता रहा, लेकिन आज जहाँ खड़ा हूँ यहाँ से मुड़कर देखने पे ये प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं ईश्वर द्वारा बोया गया है। प्रेरणा के तौर पे कहूँ तो मेरे फ़ादर डॉक्टर हैं और पॉलिटिकल एनालिसिस राजनीतिक जो है विश्लेषण लिखते रहते हैं। उनको देखकर कई बार इच्छा जागृत होती थी। उनकी अखबार में फ़ोटो आती थी तो लगता था कि नहीं मुझे भी कुछ ऐसा करना चाहिए, जिससे मेरी भी फ़ोटो अखबार में आए। कुछ भी लिखते पढ़ते रहते थे। वैसे लगा चलते-चलते फिर ठीक चल रहा क्या है अभी। बात है! क्या बात है अनन्या जी और मैं तो ये सुनकर के और भी ज़्यादा सरप्राइज़ हो गई कि कक्षा 6 में एक बच्चा कैसे लिख सकता है? उस समय भी पुस्तक आई हुई है आपकी। ये भी बहुत अद्भुत सी बात है। वो पुस्तक शायद मेरे पास है भी। मैं आपको शायद दिखा भी सकता हूँ उस पुस्तक को भी। इसके अलावा जी। इसकी कविता भी मुझे याद है। मैंने कहा ना कि कई बार मुड़ के देखने पे हमें पता चलता है कि ये ईश्वर का वरदान ही होता है, ईश्वर का गुण होता है। मेरी उसमें एक कविता है, हुँ। भीड़ में तेरा साथ महसूस करा देती है ज़िंदगी, भीड़ में तेरा साथ महसूस करा देती है ज़िंदगी, तन्हाइयों में अक्सर उड़ा देती है ज़िंदगी। मैं तुझे हरदम अपने दिल में रखता हूँ, मगर लोगों के आगे भूला-सा बना देती है ज़िंदगी। हर क्या रोशनी में बात है! तेरी क्या बात कमी महसूस होती है। मैं अपने दिल के अंधेरे को तुझे कैसे दिखाऊँ? जो याद मुझसे जुदा होती है तो जल जाता हूँ। तू बता उस याद को कैसे जलाऊँ? इसके आगे मैं कुछ भूल रहा हूँ। अभी उस समय की कविता है। अब यहाँ से खड़े होकर देखने पे लगता है कि जो प्रेम की बातें इसमें मैं कह रहा हूँ, शायद मैं उस अवस्था में हुँ। था ही नहीं कि मैं ये चीज़ें महसूस करता। वही बात है। तो ठीक है, कहीं न कहीं जी। ऊपर वाले का कुछ दिया हुआ है। मैं कोशिश करता हूँ वो पुस्तक में मैं आपको दिखाऊँ बीच में। जी, जी, बिल्कुल।
और कुछ दर्शक हमसे जुड़े हुए हैं, मैं उन लोगों का स्वागत कर लेती हूँ, उनका नाम ले लेती हूँ। यहाँ पे राजकुमार सेवक जी हैं, स्वागत कर रहे हैं वो आपका। पुष्पा गुप्ता जी हैं, वो भी आपका स्वागत कर रही हैं। रुपेश कुमार श्रीवास्तव जी बहुत देर से इंतजार कर रहे थे कि कब अनन्या देवरिया जी आए, और बल्कि मैं ये बताऊं कि सबसे पहले शख्स वही थे जिन्होंने मुझे आपकी कविताएं सुनाई कि सुनो। और रुपेश कुमार श्रीवास्तव जी, अगर मैं गलत नहीं तो रुपेश कुमार श्रीवास्तव जी आपके हस्बैंड हैं। बहुत बहुत जी उनका बहुत तो वही मैं कह रही हूँ कि उन्होंने ही सबसे पहले मुझे सुनाया था कि इनको सुनो तुम, और मैं जब सुनी तो मैं सुनती रह गई, और उसी दिन से मैं पीछे पड़ गई कि कब इनका समय मिलेगा मुझे। ये मेरी आदत है कि अच्छे लोगों को मैं फिर ले आती हूँ खींच के। और राजकुमार सेवक जी हैं, युवा सृजनकार का पटल पर अभिनंदन है बोल रहे हैं। पुष्पा गुप्ता जी भी अभिनंदन कर रही हैं, और रुपेश कुमार श्रीवास्तव जी फिर से आपकी कविता पे, आपकी रचना पे बहुत खूब बोल रहे हैं। राजेंद्र कुमार जी जुड़े हुए, नाइस बोल रहे हैं। जय हिंद सिंह जी हैं, सभी का स्वागत है कह रहे हैं। अजीत मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, वेलकम बोथ ऑफ यू बोल रहे हैं। तो सभी लोग आपका स्वागत कर रहे हैं और बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। एक और बहुत प्यारा सा नाम है, मैं उसको भी जरूर लूंगी। मोहम्मद मोइनुद्दीन लवी जी जुड़े हुए, अभिनंदन बोल रहे हैं। बहुत ही प्यारा बच्चा है ये, और लोगों के लिए बहुत बड़े प्रेरणा के रूप में ये उभर के सामने आ रहे हैं। तो इस तरह से लोग आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं, बल्कि ये स्वागत आपको भी एहसास हो रहा होगा कि ये बेसब्री है, कितनी देर से इंतजार हो रहा होगा कि आप कब आ जाएं यहाँ पे। तो अनन्या जी, ये तो हो गई शुरुआती दौर की, आपने बहुत ही छोटी उम्र से अपनी रचनाएं प्रारंभ कर दी, तो जाहिर सी बात है कि वहां का सफर जो है, इसीलिए इस कम उम्र में इतनी सारी रचनाएं हैं आपकी। आप सबसे पहली रचना यहाँ पे इस पटल पे क्या रखना चाहेंगे? हम लोग वहीं से शुरू करते हैं। सबसे पहली रचना के तौर पर मैं क्या सुनाऊं आपको। आपकी कोई विशेष फरमाइश है, किसी धारा की कविता आप सुनना चाहे तो वो मैं सुना दूं। अच्छा, मैं एक अलग तरीके की कविता सुनाता हूँ। एक कवि जब कविता को लिख रहा होता है, ये कवि जब कविता को लिख रहा होता है तो उस कविता को लेकर उसके किस तरीके के सपने होते हैं, किस तरीके के डर होते हैं, इसके अलावा कि एक विचार जो कविता का रूप लेता है वो कविता के रूप तक पहुंचने के लिए कितनी जद्दोजहद से बाहर निकलता है, बस कहीं इसी के घूमती है कविता। जी जी, स्वागत है। सुनाने की कोशिश कर कि पा विजय मन के समूचे द्वंद्व पर, पा विजय मन के समूचे द्वंद्व पर, चेतना निर्बाध मन के पास छूना चाहती है। पा विजय मन के समूचे द्वंद्व पर, चेतना निर्बाध मन के पास छूना चाहती है। और सूक्ष्मता के गर्भ से जन्मी हुई एक छोटा सा विचार, सूक्ष्मता के गर्भ से जन्मी हुई एक कविता सिद्धि का आकाश छूना चाहती है। एक कविता सिद्धि का आकाश छूना चाहती है। और किस तरीके के सपने जुड़े होते हैं कवि के, कि स्वप्न अगणित चाह पर आरूढ़ हो, स्वप्न अगणित चाह पर आरूढ़ हो, कीर्तियों के घाट पर जा स्नान को करने को विकल है, किंतु संशय भय जड़ित तलवार ले, किंतु संशय भय जड़ित तलवार ले, मार्ग में ही दीप्तियों का तेज हरने को विकल है। इस समर में मूर्त होकर कामना, इस समर में मूर्त होकर कामना, नाश रेखा पर विधा विन्यास छूना चाहती है। सूक्ष्मता के गर्भ से जन्मी हुई एक कविता सिद्धि का आकाश छूना चाहती है। एक कविता सिद्धि का आकाश छूना चाहती है। और मैं इसकी अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूँ कि मैं और आप जो तमाम लिखने वाले लोग हैं वो क्या रहे होते हैं कि मैं कलम थामे समय के बिंदु पर, जी, मैं कलम थामे समय के बिंदु पर, वन समीक्षक काल की गति को जकड़ने में लगा हूं। हम सभी अपने समय को लिख रहे होते हैं। मैं कलम थामे समय के बिंदु पर, वन समीक्षक काल की गति को जकड़ने में लगा हूं। मैं कलम थामे समय के बिंदु पर, वन समीक्षक काल की गति को जकड़ने में लगा हूं। शब्द दुर्जय वायु बनकर उड़ गए, शब्द दुर्जय वायु बनकर उड़ गए, अर्थ बांधे मैं लिपिक उनको पकड़ने में लगा हूं। और पीड़ा रह गई अव्यक्त जो, और पीड़ा रह गई अव्यक्त जो, मन पटल पर शांति का मधुमास चाहती है। सूक्ष्मता के गर्भ से जन्मी हुई एक कविता सिद्धि का आकाश छूना चाहती है। एक कविता सिद्धि का आकाश छूना चाहती है। बहुत ही खूबसूरत। और निश्चित रूप से वो सिद्धि का जो आकाश है ना, वो आप बहुत ही शीघ्र, बल्कि उसी रास्ते पे आप अग्रसर हैं, और हम लोग की बहुत शुभकामनाएं हैं कि एक दिन आप पूरे पटल पे छा जाएं, पूरे आप ही का नाम जगमगाए।
तो ये बहुत सारे कमेंट्स हैं, मैं उसको बीच बीच में अनन्या जी पढ़ती चलूंगी और फिर आपसे बात भी होती रहेगी। अजय मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, अभिनंदन कर रहे हैं आपका। और हरेंद्र त्रिपाठी जी हैं, वाह बोल रहे हैं। जय हिंद सिंह जी हैं, वो भी आपकी बहुत बहुत तारीफ कर रहे हैं। पुष्पा गुप्ता जी हैं, राजकुमार सेवक जी हैं, अजब गजब वाह वाह गजब गजब वाह वाह। जी हाँ, बहुत। और अजीत मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं, वो भी आपकी बहुत बहुत तारीफ कर रहे हैं। इस तरह से लोग जुड़े हुए हैं। और रूपेश कुमार श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि माँ सरस्वती के पुत्र को सादर नमन। क्या बात है। तो बस मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगी कि इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक लाइक कमेंट के साथ में आप इसको शेयर भी करें, क्योंकि ये जो पल है ये लोगों तक भी पहुंचना चाहिए, लोग उसका आनंद ले सकें। तो बस आप शेयर करिए, लोगों को जोड़िए और इस पल का आनंद उठाइए, क्योंकि आज अनन्या देवरिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो अनन्या देवरिया जी, जैसा कि आपके नाम से ही जाहिर है कि आप देवरिया से ही होंगे, सोचने वाली बात ही नहीं है कि कहीं और से भी आप तो अपने विषय में भी आप भी बताइए कि और क्या क्या शौक हैं आपके। रचनाएं तो ठीक है, कविताएं आप लिखते हैं। मैं अंतिम पंक्ति नहीं सुन पाया, एक बार मैं निवेदन करूंगा। जी, मैं पंक्तियां नहीं सुना रही हूँ, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि चूंकि अनन्या देवरिया है तो निश्चित रूप से आप देवरिया से ही होंगे, तो ये प्रश्न तो उठता ही नहीं है कि आप कहाँ से हैं। लेकिन अगर आपकी कुछ और भी शौक हो रचनाओं के अलावा तो आप उसको भी बताइए। मुझे लगता है कि पूर्वांचल में पैदा होने वाले लगभग हर व्यक्ति का एक सपना होता है क्रिकेट खेलना, क्रिकेट में कहीं बेहतर करना। तो मेरे साथ भी वो इच्छा लगी रही, बहुत देर तक पीछे लगी रही, लेकिन धीरे धीरे जैसे जीवन आगे बढ़ा, धारा बदलती गई, लिखना पढ़ना शुरू से चलता रहा, ये मूल धारा बन गई, बाकी सब कुछ पीछे छूटता चला गया। इसके अलावा एक वो शौक था, कभी भी आज भी अगर कभी वक्त मिलता है तो कोशिश करता हूँ, जरूर खेलता हूँ। क्या क्या करते हैं? फिर आवाज कट गई आपकी, थोड़ी सी आवाज कट गई बीच में। मैं कह रहा हूँ कि क्रिकेट जो है बड़ा पसंदीदा खेल रहा है मेरा, और अभी भी कभी वक्त मिलता है तो जरूर कोशिश करता हूँ कि उस वक्त को क्रिकेट के साथ बिताऊं। जी जी, बहुत अच्छी बात है। और अच्छा है, मेरे ख्याल में शायद ही हिंदुस्तान का कोई ऐसा लड़का होगा जो क्रिकेट ना खेलता हो, क्योंकि बल्कि उसी में लगा रहता है उसका पूरा समय। तो अनन्या जी, आप चूंकि इतनी खूबसूरत रचनाएं आपकी रहती हैं, किस विधा में आपको लिखना बहुत ही ज्यादा पसंद आता है कि इसमें आपको आपकी दिलचस्पी ज्यादा है? देखिए, मंचों पर जो कविताएं मैं पढ़ता हूँ, वीर रस की कविताएं पढ़ता हूँ, वो भी मैं मतलब वीर रस का कवि जरूर हूँ, लेकिन मैं कई बार मंचों पे मैं घोषित करता हूँ मैं पाकिस्तान नाशक कवि नहीं हूँ, तो वीर रस की थोड़ी दूसरे तरह की कविताएं लिखता हूँ। और इसके अलावा जो है, जिस तरह की कविताएं मुझे बहुत पसंद है, सूफी अंदाज की कविताएं, महाभारत काल से जुड़ी अपनी रचना सुनाए। जी, मैं अवश्य सुनाऊंगा। इसके अलावा जैसा मैंने कहा, मुझे सूफी रचनाएं बहुत पसंद है, मैं सूफी कविताएं लिखता हूँ, थोड़ी दर्शन की कविताएं। और मेरे पास मुझे लगता है कि इस तरीके की बहुत सारी कविताएं हैं। जो नई पुस्तक मेरी आई है तो तुम भी बच्चलन निकले, वो भी एक इसी तरीके की पुस्तक है जिसमें इस तरीके की बहुत सारी कविताएं। तो ये अपनी पुस्तक, चूंकि पुस्तक का जिक्र हो ही गया है, तो पहले थोड़ा सा अपनी पुस्तक के बारे में बताइए, क्योंकि नाम बहुत अजीब सा है। उस नाम को पढ़ करके दर्शन तो दिमाग में नहीं आएगा, फिर कुछ और ही आ रहा था। धोखा खाया हुआ एक इंसान ऐसा हो सकता है, तो क्या है ये? दरअसल इसके दो कारण है, ये जो शीर्षक है इसके दो कारण हैं। एक कारण अभी मैं थोड़ा सीक्रेट रखूंगा, दूसरा कारण मैं रिवील करता हूँ। दूसरा कारण ये है, किसी ने कहा कि हम अपने मामले में बहुत अच्छे वकील होते हैं और दूसरों के मामले में बहुत अच्छे जज बनते हैं। किसी दूसरे ने अगर कुछ किया तो हम तुरंत उस पर निर्णय देना शुरू कर देते हैं कि ये चीज गलत है, ये सही है, उसने ऐसा किया। अगर हम कोई गुनाह भी करते हैं तो हम उसके बदले में 100 दलीलें देते हैं कि किस तरीके से हम सही हैं। एक बहुत बड़ा मुजरिम हुआ करता था क्राउले एक बार अपनी प्रेमिका के घर पर था, किसी मुखबिर ने सूचना दे दी और गोलीबारी में पुलिस की तरफ से और उसकी तरफ से गोलीबारी में काफी घायल हो जाता है। जब वो लगता है कि अब वो बचेगा नहीं तो अपने खून से सफेद तकिए पर लिखता है, मैं उसका हिंदी अनुवाद बता रहा हूँ। वो लिखता है कि कोर्ट के नीचे एक शांत हृदय है जो कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहता। ये वो व्यक्ति लिख रहा था जिससे सिर्फ ट्रैफिक पुलिस वाले ने पूछा तुम्हारे पास लाइसेंस है, तो उसने उसको 6 गोलियां मारी थी। एक इस तरह की मानसिकता का व्यक्ति अपने आप को गुनहगार नहीं मानता, दोषी नहीं मानता।
हम तुरंत दूसरे पर दोष मत देते हैं और हमसे कोई गुनाह हो जाए तो हम उसका बचाव करने में लग जाते हैं। अगर किसी स्त्री के साथ मेरा प्रेम है, किसी पुरुष का किसी स्त्री के साथ प्रेम है, अगर वो उसके साथ है तो सब कुछ अच्छा है, अगर वो उसके साथ नहीं है तो वो चरित्रहीन है, बदचलन है, इस तरीके की चीजें हम तमाम जानते हैं। तो ये उस संदर्भ में है और आप पढ़ेंगे तो यकीनन मुझे लगता है इसकी एक टाइटल कविता है, 2-4 पंक्तियां मैं जरूर सुनाना चाहूंगा। जी 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 बिल्कुल। तो मैं इसकी टाइटल कविता सुना देता हूँ कि करो इश्क हमसे मगर ये तो सुन लो, करो इश्क हमसे मगर ये तो सुन लो, करो इश्क हमसे मगर ये तो सुन लो, सजा है, जफा है, तपन है, जलन है, फरेबी है, झूठे हैं, मक्कार भी हैं, फरेबी हैं, झूठे हैं, मक्कार भी हैं, सभी लोग कहते हैं हम बदचलन हैं, सभी लोग कहते हैं हम बदचलन। और बदचलन क्यों हैं? हाँ, हम बदचलन हैं कई बार क्योंकि हमें फिक्र अपनी भी होती रही है। हाँ, हम बदचलन हैं कई बार क्योंकि हमें फिक्र अपनी भी होती रही है, कई बार अपनी भी चोटों के ऊपर हमारी हंसी आके रोती रही है, कई बार अपनी भी चोटों के ऊपर हमारी हंसी आके रोती रही है, कई दाग दामन में बैठे हुए हैं, कई दाग दामन में बैठे हुए हैं, कई प्रश्न हैं जो अभी बेकलन हैं, करो इश्क हमसे मगर ये तो सुन लो, सभी लोग कहते हैं हम बदचलन हैं, सभी लोग कहते हैं हम बदचलन हैं। काफी लंबी कविता है, मैंने 3-4 पंक्तियां। बहुत ही खूबसूरत। अब तो इच्छा बढ़ गई कि इसको पूरा का पूरा सुना जाए। तो ये आपकी पुस्तक लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं ये भी आप बता दीजिए, अब चूंकि बात यही चल रही है। तो पुस्तक को आज आना था, सोना था, लेकिन किसी वजह से डिले हो गई है। मुझे लगता है 3 दिन बाद बुधवार को ये लॉन्च होगी, अमेज़न पर उपलब्ध होगी, आप वहां पढ़ सकते हैं इसको। क्या बात है। तो चलिए इंतजार रहेगा कि बहुत जल्दी आपकी ये पुस्तक हमारे भी हाथों में आए और हम इसे पूरा पूरा पढ़ें। और लेकिन मुझे लगता है ना कि सामने से सुन करके जो मजा आता है उसकी बात ही अलग होती है। तो अनन्या जी, फिर यही है कि चूंकि आप मंचों पे भी पढ़ते हैं, तो अभी तक का क्या एक्सपीरियंस रहा है आपका, किस किस मंच पे आपका पढ़ना हुआ है, या कुछ उसमें से कुछ बातें बताना चाहें तो? मंचों पर मेरी सक्रियता कई वर्षों से है और मुझे लगता है कि शायद लाल किला अगर मैं छोड़ दूं तो लाल किला के अलावा देश के लगभग हर मंच पर मेरी उपस्थिति रही है। ज्यादातर मैं कॉमर्शियल मंच करता हूँ। हाँ, मैं पूरी तरीके से मतलब कविता पर ही निर्भर हूँ, तो मैं ज्यादातर कॉमर्शियल मंच करता हूँ। इसमें कई सरकारी संस्थाएं हैं मैं जिनको एड्रेस करता हूँ। लॉकडाउन के दौरान भी इंडियन ऑयल मेरा एक बड़ा क्लाइंट है। इंडियन ऑयल के बहुत सारे जो रिफाइनरीज हैं, उनके ऑफिसेस हैं, वहाँ एड्रेस करता हूँ। तो ये है और अच्छा एक्सपीरियंस है। सच बताऊं, वो जो एक अनुभव होता है, आप कुछ कह रहे होते हैं, कविता आपका एक विचार ही होती है, आप किसी विचार को 1000 लोग समर्थन दे रहे होते हैं तालियां बजाकर, तो वो एक लगता है जीवन का सबसे खूबसूरत अनुभव। उस समय सब कुछ गौना हो जाता है और वो जो अनुभव है शीर्ष पर पहुंच जाता है। क्या बात है, सही बात है एकदम। जब कोई आपकी सराहना करता है, आपके रचनाओं की तारीफ करता है, तो लगता है कि बस कुछ अच्छा हो गया इस कलम से भी। तो चूंकि एक कुछ कुछ कमेंट्स ऐसे हैं जो मैं लेते चल रही हूँ, और हरेंद्र त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं, जयहिंद सिंह जी हैं जो लगातार वाह 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 कह रहे हैं आपको, और आपके बहुत बड़े फैन तो रुपेश कुमार श्रीवास्तव जी हैं ही, मैंने पहले ही आपको बता दिया है। साथ ही हैं जितेंद्र मणि पांडे जी, जो कह रहे हैं कि देवों की भूमि देवरिया से पूर्वांचल का मान सम्मान बढ़ाने के लिए अनन्या जी को अनन्य शुभकामनाएं। क्या बात है भाई। अजीत मिश्रा जी भी वाह बोल रहे हैं, तो सभी अच्छा, ये फिर मैं लौटती हूँ उसी फरमाइश पे कि महाभारत काल से जुड़ी अपनी रचनाएं सुनाइए। ये क्या है, कोई किस तरह की रचना है महाभारत काल से जुड़ी हुई रचना? जी, महाभारत से जुड़ी तो मैंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। मैं महाकाव्य है मेरा, भीष्म के जीवन से प्रेरित, गंगापुत्र के नाम से। मैं उस महाकाव्य से कुछ सुना दे रहा हूँ। और महाभारत का युद्ध जब जिस समय समाप्त होता है, 18 दिन बीत जाने के बाद चारों तरफ लाशों के ढेर लगे होते हैं, और जब युधिष्ठिर इस बात के लिए आश्वस्त हो जाते हैं कि मुकुट मेरे सिर पर रखा जाना है, उसके बाद उनका ध्यान उन लाशों की तरफ जाता है और उनके मन में पीड़ा जन्म लेती है। वो भीष्म के पास जाते हैं और खड़े होकर रोने लगते हैं। कहते हैं कि पितामह, मेरा जो राज्य का लोभ था उसने कितना विराट युद्ध करा दिया, लाखों लोग मारे गए। महाभारत में 50 लाख लोगों ने प्रतिभाग किया, और जब युद्ध समाप्त हुआ मात्र इतने ही लोग बचे जिनको उंगलियों पर गिना जा सकता था। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि पितामह, मेरे राज्य के लोभ ने इतना बड़ा युद्ध करा दिया, और मेरे तमाम सगे संबंधी गुरुजन सबके जो है शव इस समय मैदान में पड़े
हुए हैं, और जिस राज्य के लिए मैंने ये लड़ाई लड़ी, जब वो मुझे मिल गया है तो मैं उसका भोग नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं जिस सिंहासन पर बैठता हूँ वो मेरे चचेरे भाइयों के खून पर, चचेरे भाइयों के शवों पर टिका हुआ है। मैं जिस वस्त्र को पहनता हूँ, जिसको राज वस्त्र कहते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि वह मेरे सगे संबंधियों के खून में भीगा हुआ है। और जब जब मुझे ऐसा अनुभव होता है तो मेरा मन करता है कि मैं इस दुनिया को छोड़ दूं, इस देह का त्याग कर दूं। मैं क्या करूं पितामह? भीष्म उनको समझाते हैं कि अगर तुम युद्ध नहीं करते तो महाभारत किसी और कारण से जन्म लेता, लेकिन लड़ता, क्योंकि महाभारत के बहुत से कारण थे और महाभारत की पृष्ठभूमि बहुत पुरानी है। किसी भी युग में, किसी भी कालखंड में अगर ये कारण होंगे तो युद्ध लड़ा जाएगा जो महाभारत जैसा होगा। मैंने एक विश्लेषण करने की कोशिश की, मैं भीष्म के जरिए इसको कहने की कोशिश करता हूँ। और भीष्म इसमें प्रतीकात्मक रूप में है, युधिष्ठिर प्रतीकात्मक रूप में है। हम किसी भी समय से जोड़कर देख सकते हैं, कभी भी अगर ये गतिविधियां होंगी तो एक महाभारत जैसा युद्ध लड़ा जाएगा। कौन से कारण? कि जब द्रौपदी धृतराष्ट्रों के अंधेपन पर मुस्काएगी। हम तमाम लोग घटनाक्रम जानते हैं। दुर्योधन फिसल कर गिर जाता है, सारे पांडव हंसने लगते हैं। द्रौपदी कहती है अंधे का पुत्र अंधा होता है। दुर्योधन कहता है मेरे पिता का अपमान है, मैं इसका बदला लेकर रहूंगा। हम तमाम लोग जानते हैं, फिर जुआ खेला जाता है और उसके आगे की कहानी। जब द्रौपदी धृतराष्ट्रों के अंधेपन पर मुस्काएगी, जब कुंती नवजात शिशु को धारा पर आएगी, जहां भीष्म के भय से गांधारी का स्वयंवर होना है, जहां शकुनियों के सीने पर प्रतिशोधों का धोना है, जहां पांडव चौसर पर द्रौपदी का दांव लगाएंगे, जहां दुशासन चीर खींचने सभा मध्य आ जाएंगे, जहां सभापति अपने नैतिक नेत्र फोड़ कर बैठे हों और पितामह भीष्म सभा में मौन ओढ़ कर बैठे हों, तो जब पांचाली रक्त स्नान का निश्चय मन में कर लेगी, युद्धों का परिणाम भूल प्रतिशोध हृदय में भर लेगी, जब स्वयं केशव ही युद्ध हेतु पांडुकुल को उकसाएंगे और सारथी बनकर स्वयं भूमि में आ जाएंगे। हे धर्मराज तब तक ऊपर, हे धर्मराज तब तक ऊपर, खून कत्लो गारत है, युग चाहे कोई भी हो, एक महाभारत तय है, एक महाभारत तय है, एक महाभारत तय है। और भीष्म ने कहा कि तुम्हें लगता है कि बहुत बड़े बड़े लोग मारे गए, तो किसी भी युग में, किसी भी कालखंड में अगर ये लोग इन गतिविधियों में लिप्त हैं तो उनको यही आना है। कौन सी गतिविधियां? जो द्रौपदी के चीर हरण पर मौन साध कर बैठेगा, जो द्रौपदी के चीर हरण पर मौन साध कर बैठेगा, जो अधर्म के सम्मुख अपने हाथ बांध कर बैठेगा, जो राज्य में रहकर राज्यद्रोहियों की भाषा में बोलेगा, अन्यायों की चौसर पर भी जिसका रुधिर खोलेगा, उसका न्याय की राज्यसभा में खंडित होना निश्चित है। उसका न्याय की राज्यसभा में खंडित होना निश्चित है और एक एक अपराध के बदले दंडित होना निश्चित है, दंडित होना निश्चित है। फिर राजा हो या रंक हो, कोई वेदी पे उतारा जाएगा। एक पंक्ति में पूरा महाभारत का युद्ध। या फिर राजा हो या रंक हो, कोई वेदी पे उतारा जाएगा। राजा हो या रंक हो, कोई वेदी पे उतारा जाएगा। और यदि भीष्म महादोषी है तो भीष्म में मारा जाएगा। भीष्म। क्या बात, क्या बात, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। क्या कहूँ, सैल्यूट है आपको। और इन रचनाओं के लिए मतलब लोग एक उम्र के बाद शायद इस महाभारत की गहराई को समझ सकें, लेकिन चूंकि अब मुझे ये समझ में आ रहा है, चूंकि इतने छोटी उम्र से आपने रचनाएं शुरू कर दी थी, तो शायद वो वहीं से ही घुसना शुरू हो गया होगा, उस तरफ आपकी संवेदनशीलता बढ़ती चली गई होगी, तो तभी इस उम्र में ये निकल सकता है। क्योंकि मैं ना जल्दी नहीं विचार कर पाती हूँ कि इन क्लिष्ट बातों को, इस आध्यात्म को भी कोई समझ सकता है, क्योंकि हर चीज के पीछे आध्यात्म तो है। बिना उसके ये संभव ही नहीं है कि भीष्म को समझा जा सके या भीष्म पे कुछ कलम भी चढ़ सके, चल सके। तो जय हिंद सिंह जी भी हैं, कह रहे हैं वाह क्या कहने हैं, बहुत ही खूबसूरत रचना है आपकी अनन्या जी। और क्या कह रहे हैं, ये अनन्या का पड़ोसी आजमगढ़ भी है। जय हिंद सिंह जी, आप आजमगढ़ से हैं, क्या बात है। तो ये देखिए आपके पड़ोसी हैं। और पुष्पा गुप्ता जी हैं, वाह बहुत सुंदर है बोल रही हैं। तो अनन्या जी, ये तो हो गई आपकी ये वाली रचना महाभारत से जो आपने सुनाई। आप कोई काव्य खंड का भी एक जिक्र कर रहे थे कि ये क्या उसी से है या कुछ और भी आपने काव्य खंड की रचना की है? मैं समझा नहीं, एक वर्ड मिस कर गया था मैं। अच्छा, मैं ये पूछ रही हूँ कि ये भी आपका एक काव्य खंड का अंश है ना, किसी काव्य खंड का जी, अंश ये है पूरा महाकाव्य है दरअसल। ये महाकाव्य महाकाव्य है तकरीबन 1150 पन्नों का। उसमें से एक छोटा सा हिस्सा था, सार छंद है ये महाभारत का आखिरी पड़ा।
क्या बात है, क्या बात है भाई। मतलब 1100 पन्नों का आपने एक महाकाव्य भी रचा हुआ है। तो बस एक एक करके आप हमारे दर्शकों को बता दीजिएगा कि अगर वो आपकी पुस्तकों को लेना चाहें तो कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कहाँ से मिल सकता है उन्हें? गंगापुत्र भी इस समय अवेलेबल नहीं होगा। गंगापुत्र आपको कम से कम 2 महीने बाद, नया एडिशन कम से कम 2 महीने बाद अवेलेबल हो पाएगा। और उसमें काफी सारा मैंने नया कंटेंट भी जोड़ा है, तो 2 महीने बाद आपको अवेलेबल होगा गंगापुत्र। और आजकल बहुत आसान हो गया है ढूंढ लेना। अमेजोन करके एक वेबसाइट है, तमाम लोग जानते हैं कि जहाँ से हम पुस्तकें मंगा सकते हैं, और सारी पुस्तकें शॉपिंग आपको वहीं आसानी से से मिल होती है जाएंगी। भाई। जी। जी हाँ, बिल्कुल। और भी आपने किसी काव्य खंड की रचना की हो तो बताइए। ये रूपेश कुमार जी का एक आया है कि आपकी कविताओं की गहराई आपके स्वाध्यायी होने का प्रमाण प्रस्तुत करती है। जी हाँ, बिल्कुल। क्या बात है। जी, जी अनन्या जी। अध्ययन बहुत तो जरूरी है। और भी सूक्ति कही जाती है। जी। हाँ, बताइए आप क्या दोनों कह बातों रहे का हैं? जवाब देता हूँ। अध्ययन बहुत आवश्यक है। सच बात यह है कि कविता के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में इस समय बहुत लोग हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा नहीं लिखा जा रहा है। ये बात भी ठीक है, क्योंकि आजकल पढ़ने वाले लोग, अनपढ़ लोग ज्यादा है इस क्षेत्र में। अनपढ़ का मतलब जो है, अगर हम जिस विषय में कह रहे हैं उस विषय में ना जाने, तो मैं उसको अज्ञानता ही कहता हूँ। तो क्या क्या होता है ना कि हम जैसे लोग जो जिनको सुनने वाले लोग होते हैं, तो हमारी हर बात का कुछ न कुछ प्रभाव होता है। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि हम जो भी कहें उसके पीछे एक मजबूत जो है नींव हो, एक मजबूत कारण हो। एक सूक्ति कही जाती है संस्कृत में, येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म तेमति लोके भूमिभार भूता मनुष्य रूपेण मृगराज चरन्ति। तो अगर मानव जन्म मिला है, हम इस रूप में उपस्थित हैं, तो प्रयास करना चाहिए कि इसको पूरी तरीके से भुना सकें, जितना बेहतर कर सकते हैं वो करें। आपने पुस्तक के विषय में कहा, इसके अलावा मेरा खंड काव्य है भगवान शिव पर मैंने लिखा हुआ है, वीरभद्र। और वीरभद्र खंड काव्य, क्योंकि मैं वीरभद्र को मंचों पर नहीं पढ़ता हूँ। ये सती का जिस समय, हम जानते हैं कि उन्होंने हवन कुंड में राजा तक्ष के यहाँ जब वो गई, और भगवान शिव का अपमान करने पर उन्होंने वहां पर अपना देह त्याग कर दिया, जिसके बाद भगवान शिव क्रोधित होते हैं और वीरभद्र का जन्म होता है उनकी लटों से। तो वीरभद्र पर आधारित है, और मूलतः ये जो है उत्तेजना का खंड काव्य है। इसमें जी, पूरी तरीके से 125 पन्ने में वीर रसी है, कुछ नहीं है। लेकिन हम सुनना चाहेंगे उसके कुछ अंश, अगर आपको याद हो तो मैं कोशिश सुनाइए। करता हूँ कुछ छंद सुना दूं। वैसे चूंकि मैं वीरभद्र पढ़ता नहीं हूँ, तो मुझे बहुत ज्यादा याद नहीं है, पर मुझे दो एक छंद जो याद होते हैं, मैं कोशिश करता हूँ सुनाऊं। कि भूव्योम भी विचलित होते हैं, भूव्योम भी विचलित होते हैं, सब देव भी उसमें विस्मित होते हैं। एक मौन पसरता जाता है और चित्र ठहरता जाता है। हो रहा दृगों से क्षीरोद्भव, शिव देख रहे हैं सिवाय आखिर किसका यह झुलसातन करता है मुझको मरणासन। जली लाश यह किसकी है, क्यों उठती मन से सिसकी है। मैं भूल रहा हूँ, क्योंकि वीरभद्र मैं पढ़ता नहीं हूँ मंचों पर। इसमें उत्तेजना है, बहुत उत्तेजना है, इस वजह से देखिए, बात उसको निभा यही पाना आती जो है है। क्योंकि आपने शुरुआत यहाँ से की कि लोग कहते हैं कि अच्छा रचा नहीं जा रहा है, बल्कि मेरा ये अनुभव रहा है अभी तक कि मंचों पे अच्छा पढ़ा नहीं जा रहा है। रचनाएं हैं, लेकिन वो शायद बिल्कुल सच, डायरियों में है, वो बिल्कुल सही बात। किताबों में बंद है, क्योंकि उस तरह से मंच, उस तरह से सुनने वाले लोग नहीं है। लेकिन मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि जो खचाखच भीड़ में भरी हुई मंचों पे नहीं पढ़ा जा सकता है, वो हम यहाँ इस मंच पे सुन सकें, क्योंकि शायद वही दिल के बहुत करीब होता है, जो हम सबके सामने उद्गार नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें लोगों तक भी पहुंचाना बहुत आवश्यक होता है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि जब भी आपको ये याद आए तो आप इसको जरूर सुनाइएगा हमें। लेकिन और क्या ऐसी चीजें जो आप मंचों पे नहीं पढ़ते हैं? अब तो यही से सवाल उठता है। जैसा मैंने बताया कि मैं मंचों पर वीर रस को पढ़ता हूँ, वीर रस का कवि हूँ, तो यही चीजें पढ़ता हूँ। लेकिन मैंने बताया मैं प्रेम की बहुत सारी कविताएं लिखता हूँ, प्रेम मेरे पसंदीदा विषयों में है। और मैं वियोग श्रृंगार लिखता हूँ, बहुत लिखता हूँ वियोग श्रृंगार। जो लोग मुझसे फेसबुक पर जुड़े होंगे, मुझे लगता है कि हर 2-4 दिन में कुछ न कुछ ऐसा वियोग श्रृंगार का वो देखते होंगे। सूफियाना, जैसा मैंने कहा, सूफियाना कविताओं को मुझे बहुत शौक, तो बड़ी मात्रा में लिखता हूँ। इसके अलावा एक मेरा उपन्यास भी है, जो इसी महीने में 25 तारीख को हो सकता आ जाए, 25-26 को। अच्छा, एक उपन्यास भी और लिखते हैं छोटी सी आप? जी। आ, इसके अलावा मेरा मैंने एक फिल्म की स्क्रिप्ट भी लिखी हुई है। अगर चीजें ठीक रही और
ऊपर वाला ठीक से साथ देता है तो वेब सीरीज बनाने की प्रक्रिया में है। हो सकता है कि वो इस साल तक उसके कम से कम 2-3 एपिसोड आ जाए। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और हम लोग बात कर रहे थे कि वो रचनाएं जो किताबों में बंद हैं, पुस्तकों में ही कहीं बंद पड़ी हुई हैं, जो आपको याद भी नहीं रहती हैं, उनका जिक्र भी इसके अलावा और क्या क्या है उनको भी आप थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि उपन्यास और वेब सीरीज में आप एक अलग ही मोड़ लेते चले जा रही है जिंदगी आपकी, मुझे ऐसा लगता है। जी, आप रचनाओं के विषय में बात कर रहे हैं, राइट? जी हाँ। कुछ समस्या आ रही है, मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है कुछ? बीच में 2-1 वर्ड्स मैं मिस कर रहा हूँ, पता नहीं मेरी तरफ दिक्कत है, आपकी तरफ दिक्कत है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन कुछ एक शब्द जो है कहीं कहीं चूक जा रहे हैं। अच्छा, हो सकता है, लेकिन अब चूंकि थोड़ा सा बदल गया है। पुष्पा गुप्ता जी का एक कमेंट है कि कुछ राजनीति पर सुनाइए, लोग आपसे राजनीति पे सुनना चाह रहे हैं। ठीक है, मैं जैसा मैंने कहा कि मैंने महाभारत पर बहुत लिखा है और महाभारत को मैंने हर जगह सांकेतिक रूप में प्रयोग किया है। जहां पर भी देखिए मेरी कविता है, मैं सुनाता हूँ। हाल की कविता पता नहीं मुझे कितनी याद है, लेकिन मैं सुनाने की कोशिश करता हूँ। ये रण के उत्तरदायी लोगों, प्रश्न अभी भी वहीं खड़े हैं। जो लोग कहीं विद्रोह बो देते हैं, कहीं युद्ध बो देते हैं, दरअसल वो है निष्प्रभाव रहते हैं, वो वहीं खड़े रहते हैं। और जो विद्रोह है, जो बगावत है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता चला जाता है और वो कहीं समाप्त होने का नाम नहीं लेता है। ये रण के उत्तरदायी लोगों, प्रश्न अभी भी वहीं खड़े हैं। कौरव पांडव फिर चौसर पर दांव लगाने निकले हैं। कौरव पांडव फिर चौसर पर दांव लगाने निकले। कौरव पांडव फिर चौसर पर दांव लगाने निकले हैं। शव पर शोणित तैर रहा है, बोला शव पर शोणित तैर रहा है, छिन्न भिन्न हर देह पड़ी है। शव पर शोणित तैर रहा है, छिन्न भिन्न हर देह पड़ी है। मानवता के दुर्बल तन में द्वेषों की तलवार गड़ी है। चोंच गड़ाकर फाड़ रहे हैं गिद्ध बदन को आंखों को, यही राजनीति। चोंच गड़ाकर फाड़ रहे हैं गिद्ध बदन को आंखों को, किंतु समर की जननी अब तक हाथों में ले धनुष खड़ी है। किंतु समर की जननी अब तक हाथों में ले धनुष खड़ी है। नए शकुनी फिर राजभवन की छांव जलाने निकले हैं। रण के उत्तरदायी लोगों, प्रश्न अभी भी वहीं खड़े हैं। कौरव पांडव फिर चौसर पर दांव लगाने निकले। कौरव पांडव फिर चौसर पर। मुझे पूरी याद नहीं है, ये कविता काफी लंबी कविता है जो मुझे याद है। मुझे लग रहा है कि आप लंबी कविताएं ही लिखते हैं, शायद। जी आनंद जी, ज्यादातर कविताएं लंबी लिखता हूँ। जी हाँ, सब लोग आपकी बहुत बहुत तारीफ कर रहे हैं इस रचना के लिए भी। अभी थोड़ी देर पहले जिक्र हो रहा था कि श्रृंगार में भी आप रचनाएं रचते हैं और श्रृंगार आपका पसंदीदा विषय है। चूंकि आपकी अभी नई नई शादी हुई है, ये मैं लोगों को बता दूं कि अभी अभी वैवाहिक बंधन में बंधे हैं, तो श्रृंगार की एक रचना तो बनती ही बनती है कि अभी इस माहौल में क्या सुनाया आपने अपनी पत्नी को? तो मैंने बताया मैं वियोग श्रृंगार मुझे बहुत पसंद है, हालांकि श्रृंगार में दोनों लिखता मैं। चलिए जो सुनाना चाह रहा हूँ वो मैं सुनाता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ कि प्रेम दरअसल एक ऐसा विषय है कि हम किसी में जितना अधिक लीन होते जाते हैं, उसका साथ होना ना होना उतना ही कम मायने रखता है। किसी भी का जब चरम आता है, जब हम उसके पीक पर पहुंचते हैं, तो एक ऐसी अवस्था आती है जिसको हम वैराग्य कहते हैं। उसके बाद किसी का हमारे साथ होना नहीं होना ये मायने नहीं रखता है, क्योंकि हम उसमें इतना अधिक खो चुके होते हैं कि हम अपने चारों तरफ उसको महसूस कर रहे होते हैं, हर जगह उसको देख रहे होते हैं। इसी विषय पर एक कविता है कि प्रेम भी ऐसा ही है, जब वो अपने शीर्ष बिंदु को छू लेता है तो हमें जिस इंसान के साथ रहने की कामना है, उसका साथ होना नहीं होना मायने नहीं रखता है, हम उसको हर तरफ महसूस कर रहे होते हैं। बहुत आसान सी कविता है, बहुत पुरानी कविता है, लेकिन मैं सुनाता हूँ। जी जी। छट चुका सारा अंधेरा अब दिवस है। छट चुका सारा अंधेरा अब दिवस है। मन का हर संताप मिटने को विवश है। अब अलौकिक शांति मन को भा रही है। सृष्टि हर एक सार समझा रही है। अब जिधर भी देखता हूँ तुम ही तुम हो। बंधनों के पार जाकर मुझ में गुम हो। ओढ़ ये परिकल्पनाएं सो चुका हूँ। मैं तुम्हारे प्रेम में यूं खो चुका हूँ। मैं तुम्हारे प्रेम में यूं खो चुका हूँ। और कहते आयु का भीषण हलाहल पी रहा हूँ। आयु का भीषण हलाहल पी रहा हूँ। मरते मरते यूं मरा अब जी रहा हूँ। काल बनकर तीर को संधस रहा हूँ। रो रही है वेदना मैं हंस रहा हूँ। अब तमस की वेदिका पर झूलता हूँ। करके तुमको याद खुद को भूलता हूँ। मैं तो जितना था
तुम्हारा हो चुका हूँ, मैं तुम्हारे प्रेम में यूं खो चुका हूँ, मैं तुम्हारे प्रेम में यूं खो चुका हूँ। और इस अवस्था में क्या नहीं है, ये अब न कोई चाह ना आशा है कोई, अब न कोई चाह ना आशा है कोई, मौन है सब शब्द ना भाषा है कोई। अब मिलन की चाह का रोना नहीं है, अब मिलन की चाह का रोना नहीं है, बोझ दीर्घ को स्वप्न का ढोना नहीं है। अब प्रणय ऐसा है कि विरहा नहीं है, जग के ओछे रूप का साया नहीं है। आंसुओं से धूल मन की धो चुका हूँ, मैं तुम्हारे प्रेम में यूं खो चुका हूँ, मैं तुम्हारे प्रेम में यूं खो चुका हूँ। और मैं तुम्हें कहाँ कहाँ देख लेता हूँ, कहाँ कहाँ अनुभव कर लेता हूँ। क्या वजह है कि मैं तुम्हें, तुम्हारा साथ नहीं होना मायने नहीं रखता कि प्रात की नवधूप में खिलती हुई सी, सुबह की जब धूप पड़ती है तो मैं तुम्हें महसूस करता हूँ। प्रात की नवधूप में खिलती हुई सी, पल्लवित नव पुष्प से मिलती हुई सी, तुम सुगंधित वायु बनकर बह रही हो, मेरी सांसों से लिपट कर रह रही हो। दृष्टि के हर दृश्य में तुम हो समाहित, वाहिकाओं में लहू कर प्रवाहित। प्रेम के नव अर्थ मन में खो चुका हूँ, मैं तुम्हारे प्रेम में यूं खो चुका हूँ, मैं तुम्हारे प्रेम में यूं खो चुका हूँ, मैं तुम्हारे। क्या बात है, क्या बात है अनन्या जी, क्या बात है। मुझे लग रहा है कि आपने बहुत सारे नजरों को एक नया नजरिया दे दिया होगा, कि बहुत सारे व्यथित मन हृदय को एक संबल सा प्रतीत होगा आगे इसकी आपकी इस रचना के बाद में। बहुत ही खूब, बहुत ही गहराई से इसको जितनी बार भी पढ़ेंगे तो इसका नया रूप शायद निकल कर के आए। मुझे ऐसा महसूस हुआ, शायद मैंने इसे पहले भी सुना है और आज पुनः सुन करके मुझे बहुत बहुत ही अच्छा लगा। बिल्कुल। और एक मिनट, बहुत तेजी से कमेंट्स आ रहे हैं और मेरा अब दायित्व बनता है कि मैं कुछ कमेंट्स पढ़ते चलूं, जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं यहाँ पे दर्शक के तौर पे। पुष्पा गुप्ता जी हैं, बहुत सुंदर बोल रही हैं। महेंद्र सिंह जी हैं, नमन कर रहे हैं और बहुत सुंदर प्रस्तुति बोल रहे हैं। आनंद प्रकाश तिवारी जी जुड़े हुए हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं आपको। और साथ ही हैं कि अजीत मिश्रा जी हैं, शानदार बोल रहे हैं। जयहिंद सिंह जी हैं, वाह बोल रहे हैं। साथ में बहुत सारे रिपीट कमेंट्स भी हैं। स्मिता जी, शुभ अपराह्न, बहुत सुंदर संचालन, महेंद्र सिंह जी कह रहे हैं जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और पुष्पा गुप्ता जी कह रही हैं कि इतनी सारी उपमाएं लाजवाब। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत आपकी ये रचना है। और नीलम दुबे जी जुड़ी हुई हैं। अनन्य रचना, क्या बात है। अनन्य जी की अनन्य रचनाएं बहुत ही खूबसूरत। और एक अनन्य जी की अनन्य रचनाएं के नाम से भी एक पुस्तक आ ही जाए अब मार्केट में। बहुत ही खूबसूरत अनन्या जी, चूंकि बातों का दौर इतना खूबसूरत चल रहा है, उसमें जो आगे का मैं बात करने वाली हूँ तो शायद वो थोड़ा सा अलग सा मोड़ लेगा। मैंने आपकी एक रचना सुनी थी, कुछ राजघाट पे आपने सुनाया था, नाव में बैठ के। जी, अगर जी, तो क्या वो याद होगा आपको? तो वो आप जरूर सुनाइए। बिल्कुल, वो कविता मुझे याद है और मुझे लगता है कि मेरी प्रिय कविताओं में से एक है। जैसा मैंने कहा कि मेरा थोड़ा सा दार्शनिक रवैया भी रहता है, वो कविता उसी तरफ है। उसको हम कई मैं संदर्भ सच में देख बताऊं सकते तो हैं, कई संदर्भों में जोड़ सकते हैं। उस कविता ने मुझे इतना विवश किया कि मैं बस इंतजार कर रही थी कि अब विवाह हो जाए, आप खाली हो जाओ, तब मैं फिर आपसे बात करती हूँ। तो ऐसा ही कुछ मैंने इंतजार किया जब वो पहली बार सुना था, उस समय से लेके अब तक में। जी, सुनाइए। मैं उस कविता को सुना देता हूँ और उसे किसी भी संदर्भ में जोड़ सकते हैं। जिस समय मैं उस कविता को वहां सुना रहा था, तो सत्य है कि एक अनुभव ऐसा था जो मैंने व्यक्तिगत रूप से महसूस किया कि शायद जो है यहाँ से अगली यात्रा शुरू होती है प्रेम के साथ। अगर इसको हम जोड़ कर देख सकें तो जहाँ प्रेम अपने भौतिक रूप को समाप्त कर लेता है, वहां से एक अगली यात्रा शुरू होती है उसकी। अगर वो मन में वास्तविक प्रेम अगर कहीं फूट रहा होता है तो वहां से उसकी अगली यात्रा शुरू होती है। और किस तरीके से चलती है कि मैं तुम्हें इस देह के सब बंधनों से खोलता हूँ, मैं तुम्हें इस देह के सब बंधनों से खोलता हूँ। जिंदगी ऐसा करो तुम भी यहीं से लौट जाओ, मैं तुम्हें इस देह के सब बंधनों से खोलता हूँ। और क्यों लौट जाना है कि घोर दुर्गम पथ निकट है और छलनी पाँव मेरे, घोर दुर्गम पथ निकट है और छलनी पाँव मेरे। आंख में घर ढूंढते हैं मन से निर्वासित अंधेरे, प्राण मुझसे पीर का परिमाप पाना चाहता है, प्राण मुझसे पीर का परिमाप पाना चाहता है। और मन ऐसा है तापस गुनगुनाना चाहता है, किंतु मन ऐसा है तापस गुनगुनाना चाहता है।
यह मेरा अपना चयन है, यह मेरा अपना चयन है, तुम स्वयं को मत जलाओ, जिंदगी ऐसा करो तुम भी यहीं से लौट जाओ, मैं तुम्हें इस देह के सब बंधनों से खोलता हूँ, मैं तुम्हें इस देह के सब बंधनों से खोलता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं ही लेकर चला कंटकों पर कोई शिविका, जीवन का कोई संघर्ष, कोई यात्रा किसी के कंधे पर बैठ के तय नहीं किया हमने। जहां पर भी चले, चाहे फूल मिले चाहे अंगारे, अपने पैरों पर चले। मैं नहीं लेकर चला हूं कंटकों पर कोई शिविका, ना कभी मैं ढूंढता हूं भाग्य रेखाओं में कृतिका, मैं स्वयं की पीर को भी गुनगुनाने में कुशल हूं, मैं स्वयं की पीर को भी गुनगुनाने में कुशल हूं, मुझ में झांको और देखो मैं स्वयं में एक दल हूं, मैं तुम्हें देह के सब बंधनों से खोलता हूं, मैं तुम्हें इस देह के सब बंधनों से खोलता हूं, किंतु मेरी बात मानो जो मैं तुमसे बोलता हूं, इस कटीले अंधपथ पर तुम स्वयं को बिछाओ, जिंदगी ऐसा करो तुम भी यहीं से लौट जाओ, मैं तुम्हें इस देह के सब। और कहाँ जाना है मुझे, यात्रा कहाँ जाकर समाप्त होगी, ये मुझको जाना है विरह में प्राण का संचार करने, मुझको जाना है विरह में प्राण का संचार करने, आंसुओं को रूप देने, शोक का उपचार करने, वेदना सर्वबद्ध करने, आह का श्रृंगार करने, प्रेम की अर्थी उठाने, हर प्रणय को पार करने, प्रेम की अर्थी उठाने, हर प्रणय को पार करने, अनगढ़ा अपना कथानक मुझको पथ पर छोड़ना है, अनगढ़ा अपना कथानक मुझको पथ पर छोड़ना है, रक्त रिश्ते पांव को ले कंटकों पर दौड़ना है, एक पारावार हूं मैं, एक पारावार हूं मैं, तुम स्वयं को मत बहाओ, जिंदगी ऐसा करो तुम भी यहीं से लौट जाओ, मैं तुम्हें इस देह के सब बंधनों से खोलता हूँ, मैं तुम्हें इस देह के सब बंधन। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत आपकी ये रचना। और ये रचना मैंने शायद 4-5 बार रिपीट कर करके सुन लिया था और आज आपके सामने यहाँ आपको सामने से सुनने के का ही आनंद कुछ और है, क्योंकि वो जो एक यूट्यूब पे शायद ये है, मैंने यूट्यूब पे सुना था कहीं। जी, जी, तो बहुत ही खूबसूरत है। और देखिए, कह रहे हैं रुपेश जी कि आपने तो किसी और ही लोक में पहुंचा दिया। जी हाँ, बिल्कुल। और पुष्पा जी जुड़ी हुई है, पुष्पा गुप्ता जी, वाह जिंदगी बोल रही हैं। क्या कहूँ मैं, इसके बाद तो एकदम शब्द ही कहीं गौड़ हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं। अनिलम दुबे जी हैं, सुंदर शब्द, भाव तथा अभिव्यक्ति। ये भी बहुत अच्छी रचनाएं करती हैं और अपने आप को परिस्थितियों की कवित्री बताती हैं। परिस्थितियां जन्य उनकी रचनाएं होती हैं, तो वो अभी आपकी बहुत बहुत तारीफ कर रही है। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो आपको इतने प्यार से सुन रहे हैं। महेंद्र सिंह जी हैं, बहुत सुंदर प्रस्तुति बोल रहे हैं। मैं चाहूंगी कि इस कार्यक्रम के बाद में भी आपको जब भी फुर्सत मिलेगा तो आप ये सारे कमेंट्स एक बार जरूर देखिएगा, पढ़िएगा और उनसे फिर बात करने का भी। हाँ, ये महेंद्र सिंह जी का एक थोड़ा सा लंबा सा है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि उसको पढ़ लूं। विषय श्रृंगार रस विधा रोला छंद राधा। अच्छा, वो अपनी कोई रचनाएं बता रहे हैं। राधा नाचे रोज बजाए बंसी कांधा, अभी उम्र की कांच मगर आकर्षित राधा, नैनन की लखी सैन परम आतुर है सखियां, यमुना तीरे मोर फिलाकर नाचे पखियां। बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन मुझे लगता है जिसकी रचना होती है ना, उसके मुंह से सुनने में थोड़ा आनंद ज्यादा आता है। शायद मैंने उसको तोड़ तोड़ के पढ़ लिया, तो महेंद्र सिंह जी कृपया मुझे माफ कीजिएगा अगर मैंने आपकी रचना को थोड़ा सा भी गलत तरीके से पढ़ दिया हो तो। अनन्या जी, इतनी खूबसूरत रचनाएं, इतना खूबसूरत आपका सफर है और ये रास्ता तो आपको निश्चित रूप से बहुत आगे लेकर के जाएगा। तो इतने लंबे सफर में अभी तक जो आपने किया है, तो उसमें जाहिर सी बात है कि संस्मरण भी बहुत सारे होंगे। उन संस्मरण में से कुछ अगर आप हमारे साथ साझा करना चाहें तो क्या करेंगे? मैं अगर सही तरीके से बात करूं तो इंसान जैसे जैसे जीवन में थोड़ा बहुत किसी भी क्षेत्र में चलना शुरू करता है और किसी छोटे मुकाम पर भी अगर खड़ा होता है, तो उसके पास सुनाने को बहुत सारी कहानियां होती हैं, बहुत सारा संघर्ष होता है। यकीन मानिए, मैं अपनी पूरी यात्रा को बहुत इस तरीके से देखता हूँ, बहुत सुखद यात्रा देखता हूँ। कहीं पर थोड़ा बहुत जद्दोजहद भी करनी पड़ी, तो आज यहाँ से खड़े होकर उसे देखने को बड़ा अलग सुख मिलता है। मेरा एक संगठन है, राष्ट्रीय साहित्य चेतना मंच के नाम से, मैंने आपको पहले भी जिक्र किया था। और
मतलब मुझे लगता है कि मेरे जीवन में अगर मैंने कुछ अच्छा किया है तो शायद इसी कार्य को किया है। राष्ट्रीय साहित्य चेतना मंच जो संगठन है, उसके माध्यम से हम बहुत सारे लोगों को, एक होता है कहने के लिए करना, कि कोई भी अगर मुहिम शुरू होती है तो कहीं न कहीं वो अर्थ का रूप लेकर समाप्त हो जाती है। लेकिन ये जो मुहिम थी, ये पूरी तरीके से मैं और मेरे साथ 8 और दोस्त हैं, जो इसके शीर्ष पर हैं, हम लोगों की जेब से चलती है। बहुत सारे बच्चों के लिए हम पढ़ने का इंतजाम करते हैं साल में। सर्दियाँ जब आती हैं तो हम कोशिश करते हैं कोई फुटपाथ पर ऐसा ना हो, सर्दी से, हालाँकि बहुत सारी ऐसी घटनाएँ होती हैं, लेकिन कम से कम हमारी जानकारी में कोई ऐसी घटना ना हो, हमारे रहते हुए जिस जगह मौजूद ऐसी कोई घटना ना हो कि सर्दी की वजह से किसी की जान चली जाए। तो ये सारे प्रयास हम लोग करते हैं। देश भर में तकरीबन 28,000 सदस्य जुड़े हुए हैं हम लोगों के साथ। मेरे जीवन में अगर कुछ सुनाने को है, कुछ कहने को है, तो शायद मुझे लगता है सबसे बेहतर ये है, जिसे मैं कह सकता हूँ। जी। नहीं, बहुत अच्छी बात है कि इंसान है तो इंसानियत तो होनी ही चाहिए, और वो तो सबसे पहला कर्तव्य, सबसे पहला शर्त भी होना चाहिए सभी के जीवन में। इसी बीच देखिए, बहुत सारी तारीफों के बीच में ना कुछ ज्वलंत प्रश्न भी आ रहे हैं, और वो आ रहे हैं कि विवाह के बाद रचना धर्मिता में क्या परिवर्तन आया? तो अभी तो नई-नई शादी हुई है, अभी तो परिवर्तन अभी से महसूस होना शुरू हो गया, या अभी इंतज़ार कर रहे हैं? नहीं, मैं विवाह के 1 हफ्ते बाद की कविता की कुछ पंक्तियाँ सुना देता हूँ। मुझे कई लोगों ने प्रश्न किया और कई लोगों ने कहा कि विवाह के बाद आपकी रचना की धारा बदल जाएगी। मैं बताता हूँ, कुछ नहीं बदलेगा। मैं सुना दे रहा हूँ 2-4 पंक्तियाँ। मेरी एक जी, जी, मैंने बिल्कुल। मतलब विवाह के कुछ दिनों बाद की एक कविता है। देह की मजबूरियाँ बाँधे हुई हैं। देह की मजबूरियाँ बाँधे हुई हैं। सच कहूँ तो प्राण की इच्छा नहीं है। देह की मजबूरियाँ बाँधे हुई हैं। सच कहूँ तो प्राण की इच्छा नहीं है। तुम लकीरों से निकल कर खो गए हो। तुम लकीरों से निकल कर खो गए हो, अब किसी निर्माण की इच्छा नहीं है। देह की मजबूरियाँ बाँधे हुई हैं। सच कहूँ तो प्राण की इच्छा नहीं है। और क्या नहीं है कि जा चुकी बाहर नदी तजकर किनारे, नदी ने जब तट ही तोड़ दिया, जा चुकी बाहर नदी तजकर किनारे, मछलियाँ जीवित रहें किसके सहारे? जा चुकी बाहर नदी तजकर किनारे, मछलियाँ जीवित रहें किसके सहारे? दीमकों ने खा लिया जो कुल बचा था। दीमकों ने खा लिया जो कुल बचा था। एक निर्जन शेष है सम्मुख हमारे। एक निर्जन शेष है सम्मुख हमारे। चंदनों पर लेप विष का लग चुका है। चंदनों पर लेप विष का लग चुका है। अब नए निर्माण की इच्छा नहीं है। देह की मजबूरियां बांधे हुई है। सच कहूं तो प्राण की इच्छा नहीं है। तुम लकीरों से निकल कर खो गए हो, अब किसी निर्माण की इच्छा नहीं। तो ये विवाह की कुछ दिन बाद की कविता है। मेरी धारा में कोई मैं परिवर्तन क्या नहीं है, मैं कहूँ, वही लिखना। रचना तो बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन पिटाई खाने वाला है ये, और मुझे बस लग रहा है कि जिस दिन हाथ लगेगा उस दिन तो बाबू आपकी पिटाई हो ही जाएगी, क्योंकि जहाँ दिन है श्रृंगार के और आप इस तरह की रचनाएं रचोगे तो क्या लगेगा? वो बेचारी तो कहेगी कोई परिवर्तन ही नहीं आया। लेकिन नो डाउट कि बहुत ही खूबसूरत है आपकी ये भी रचना, लेकिन समय गलत है भाई, देखो गलत तो गलत है। तो आप थोड़ा बचिए, क्योंकि समय कदम थोड़ा फूक-फूक के रखना चाहिए, गलत हो रहा है। बहुत ही खूबसूरत है आपकी ये भी रचना। तो अनन्या जी देखिए, कितना बहुत सारे कमेंट्स ऐसे भी हैं जो मैं, अरे विरह, नीलम दुबे जी भी, सभी लोग आश्चर्य में पड़े हुए कि नई-नई शादी हुई है और विरह की बात कर रहे हैं। तो इस तरह का जैसे इंसान का एक मूल स्वभाव होता है, मुझे बचपन से इस तरीके की चीजें बहुत पसंद रही हैं, और मैं कविताएं कुछ भी लिखता हूँ, लेकिन ये एक ऐसी धारा है जो वियोग की धारा है, जो मुझे बहुत प्रिय है। मैं इसमें लिखता रहता हूँ। समय, रचना अच्छी है, समय गलत है, बस इसको ही रख दीजिए और इसको 6 महीने के बाद निकालिएगा कि मैंने बस अभी-अभी लिखा है, पहले का नहीं है ये, ऐसा कुछ करना पड़ता है भाई, या फिर मैंने इसको बहुत पहले लिखा था, आज की नहीं है। कुछ ऐसा कर दीजिएगा, नहीं तो मैं बताऊँ कि मुश्किल आएगी जीवन में। ठीक है, और अनन्या जी और बताइए कुछ ऐसी रचनाएँ जो आप लोगों तक पहुँचाना चाहें इस पटल के माध्यम से? मैं एक मुझे लगता है कि अंतिम कविता आपको सुना रहा हूँ। उस कविता से पहले 4-6 पंक्तियां और सुनाता हूँ। तो पहले उन तमाम लोगों के लिए मैं सच बताऊं कि ये बड़ा कठिन वक्त रहा है। इसमें बहुत सारे लोगों को हमने खो दिया। हमारे बहुत सारे स्वास्थ्य कर्मी, पुलिस के लोग, हम बाहर एक छवि देखते हैं, ये सब
सत्य है कि बहुत सारे डॉक्टर्स थे जिन्होंने इस अवसर का खूब लाभ उठाया है और बहुत बुरी तरीके से लोगों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया है। पुलिस से जुड़े तमाम ऐसे लोग रहे हैं, प्रशासन से जुड़े ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने इस अवसर का बहुत लाभ उठाया है, लोगों को प्रताड़ित किया है। लेकिन हर वर्ग ऐसा नहीं है, या पूरी तरीके से सब लोग इसमें नहीं है। मैं अपने जानने वाले कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जो लोगों की सेवा करते हुए कहीं खो गए, हम लोगों से अलग चले गए। उसमें स्वास्थ्य से भी जुड़े लोग थे, स्वास्थ्य विभाग से तमाम लोग ऐसे जो थे जो पुलिस और प्रशासन से जुड़े थे, जिनको हमने खो दिया। मैं उन लोगों के लिए कहता हूँ कि यही वो लोग होते हैं जिनकी बदौलत जो है हम और आप कहीं सुरक्षित बैठ पाते हैं, अपनी बात कह पाते हैं। 6 पंक्तियां पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं इस पटल को साहित्य उन्नयन को समर्पित अपनी कविता के माध्यम से बात करूंगा। क्या काम हो गया? विपद भी हो या वज्रपात जिसने जब भी ललकारा, विपद भी हो या वज्रपात जिसने जब भी ललकारा, शंखनाद कर प्रकट हुए हम काट प्रलय की कारा, अंधकार का वक्ष भेद कर लिए प्रभात की धारा, महाध्वंस में जन्मा अब चल दुर्जय रूप हमारा, पंचतत्व में गए किंतु हम गर्म लहू से लिखाए, पंचतत्व में गए किंतु हम गर्म लहू से लिखाए, अमर कीर्तियों के पर भारत नाम तुम्हारा, अमर कीर्तियों के ललाट पर भारत नाम। उन तमाम लोगों को समर्पित, और मैं आपके इस प्रयास को समर्पित अपनी एक छोटी सी कविता सुनाकर अपनी बात को यहाँ रोकूंगा। आप हैं और आप जैसे तमाम लोग जो कहीं अंधेरे में प्रकाश को बोने का कार्य कर रहे हैं, वह सब लोग कहीं विषमता के विरुद्ध एक लड़ाई लड़ रहे हैं। कहीं उससे छोटा सा भी परिवर्तन आता है तो मुझे लगता है कि ये जो कोशिश है वो कोशिश हमेशा प्रणम्य होगी, पूजनीय होगी। मैं उस कोशिश को, उस युद्ध को, उस लड़ाई को अपने समर्पित चंद पंक्तियां रखता हूं और अपनी बात को विराम दूंगा। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, हम अपने हिस्से की लड़ाई लड़ेंगे और जीतना हारना अलग बात है। हम प्रकाश अपने अंतस का नहीं तिमिर को पीने देंगे, हम प्रकाश अपने अंतस का नहीं तिमिर को पीने देंगे, नहीं किसी भी विश्वाहक को आत्मपृष्ठ पर जीने देंगे। अगर क्रुद्ध भी हुई नियति तो उसे न्याय हित क्रुद्ध करेंगे, अगर क्रुद्ध भी हुई नियति तो उसे न्याय हित क्रुद्ध करेंगे, किंतु श्वास के महामरण तक हथियारों से युद्ध करेंगे, हथियारों से युद्ध करेंगे, हथियारों से युद्ध करेंगे। और हम विजयी होने का वचन नहीं देते, लेकिन ये यकीन दिलाते हैं कि हम मैदान छोड़कर भागेंगे नहीं, हम अपने हिस्से की लड़ाई लड़ेंगे। घायल सिंह सुनो पहले से अधिक सबल हो जाता है, घायल सिंह सुनो पहले से अधिक सबल हो जाता है, क्षमताओं के क्षीण बिंदु पर मनुष्य प्रबल हो जाता है। निर्भयता का है स्वभाव, वह हर भय से टकराती है, फिर चाहे वह भय को पी ले या फिर स्वयं मिट जाती है। नहीं रोक पाए यदि प्लावन, नहीं रोक पाए यदि प्लावन तो भी पथ अवरुद्ध करेंगे, किंतु श्वास के महामरण तक हथियारों से युद्ध करेंगे, हथियारों से युद्ध करेंगे, हथियारों से युद्ध करेंगे। और क्या बदल सकते हैं अगर हम संकल्प ले लें तो? कहीं समर में जब अर्जुन रणरूप देखकर रोता है, कहीं समर में जब अर्जुन रूप देखकर रोता है, तब नर के अंतस से ही नारायण उद्भव होता है और घोषणा करता है कि सुनो पार्थ, आह्वान सुनो, देवदूत ना देवपुत्र हूं, मैं ही हूं भगवान सुनो। तो सुनो समर की पुण्य भूमि को, सुनो समर की पुण्य भूमि को, शीश सौंप कर शुद्ध करेंगे, किंतु श्वास के महामरण तक हथियारों से युद्ध करेंगे, हथियारों से युद्ध करेंगे, हथियारों से युद्ध करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपकी साहित्य उन्नयन परिवार को, वो तमाम लोग। लेकिन ना मैं भी आपका थोड़ा समय और लूंगी, इसलिए क्योंकि इस रचना के बाद में अचानक से मुझे कुछ याद आ गया। मैंने कहीं सुना था अभी का कोई वो जो विभाजन के समय में एक वो जो ट्रेन का आपने जिक्र किया था कि आपकी एक रचना है, तो अगर उसकी कुछ पंक्तियां याद होंगी तो। जी हाँ, भारत पाकिस्तान विभाजन के समय को आपने उस ट्रेन के दृश्य को जिस तरह से आपने अपनी रचना के द्वारा प्रदर्शित किया था, बहुत ही खूब था, बहुत ही मार्मिक था। तो मैं चाहूंगी कि लोग भी उसको सुन सकें, जुड़ सकें। एक से बढ़कर एक रचनाएं हैं और जितने भी कमेंट्स हैं सब इस बात के लिए पूर्णतः सहमत है मेरी एक एक बातों से, लेकिन बस उस रचना के साथ ही फिर आगे की बात करेंगे। जी नहीं, उस रचना के साथ मैं उस रचना की तरफ जाऊंगा, लेकिन मैं उससे पहले निवेदन करूंगा कि मुझे अगर ये अवसर प्राप्त हो कि आप अगर कुछ सुना दें तो ये सत्र जो है और रोचक हो जाए, और उसके बाद उस कविता के माध्यम से मैं अपनी बात करूं। लेकिन अनन्या जी देखिए, मैं ना बिल्कुल आज यहाँ पे नहीं रोकना चाहूंगी, सब लोग मुझे बाद में पीटेंगे कि इतने खूबसूरत सफर चल रहा था। मैं चाहूंगी कि प्लीज आप उसको सुना दीजिए, क्योंकि आज ये मैं लालच छोड़ नहीं पा रही हूँ।
तो आप इसको सुनाइए फिर देखते हैं। मैं उस कविता को सुनाता हूँ, लेकिन मेरा मेरा ये निवेदन जरूर रहेगा कि आप जरूर कुछ सुनाएं, मेरी एक इच्छा है। जी मैं जी उस कविता को सुना देता हूँ, उसके बाद सुनाएं, जरूर सुनाएं। 8 जी मिनट जी की जी। कविता है और मुझे लगता है 8 मिनट का वक्त हम सभी के पास होना चाहिए। और इसकी आप छूटेंगे बिल्कुल नहीं, है। देखिए घटनाक्रम है, से जुड़े रहना आवश्यक है ताकि कविता हाँ इस तरीके से पहुंच सके। जी 15 अगस्त 1947 भारत के लिए 2 चीजें लेकर आया। एक तो हम जिसे आजादी कहते हैं, तो आजादी आई। दूसरी एक और चीज आई जिसको कहते हैं बंटवारा। और आजादी के शोर ने जो चीखें थी उस बंटवारे की, उसको कहीं पी लिया, उसको कहीं दबा दिया। तकरीबन 21 लाख लोग मारे गए थे, 21 लाख लोग। महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, लड़कियों को बाजार में बेच दिया गया, छोटे बच्चों को तलवार की नोक पर उछाला गया। ये तमाम घटनाएं कहीं हम दबा गए। एक लैरी कॉलिंस की एक किताब है फ्रीडम एट मिडनाइट, और उन्होंने इस घटना का जिक्र किया हुआ है। बहुत बहुत बड़ी घटना है, मैं उसका छोटा सा अंश सुनाता हूँ। जी ये ट्रेन डाउन एक्सप्रेस करके ट्रेन थी जो लाहौर से चलती है, अमृतसर में आकर खड़ी होती है। उस पूरी घटना का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, और मैंने कोशिश किया कि हम उसको अनुभव कर सकें कि क्या घटा होगा, लोगों ने क्या अनुभव किया होगा। मैं बस पढ़ता हूँ। ये आपकी मेरी खुली आंखों से बहना चाहती है, आपकी मेरी खुली आंखों से बहना चाहती है। एक कहानी जाने कब से खुद को कहना चाहती है। काटता है अपने होने का उसे मातम हमेशा, अपनी सच्चाई का उसको खा रहा है गम हमेशा। कब से रोना चाहती है मुंह तिरंगे में छुपाकर, कब से रोना चाहती है मुंह तिरंगे में छुपाकर। राख करना चाहती है और वह खुद को जला जलाकर। है शक्ति जाने कब से चीख के उपहास पर, है शक्ति जाने कब से चीख के उपहास पर। सर झुका बैठी हुई है आपके इतिहास पर, सर झुका बैठी हुई है आपके इतिहास पर। जिस समय गूंजा था भारत जश्न वाले शोर से, रेलगाड़ी एक थी निकली हुई लाहौर से। धर्म के उन्माद से सौहार्द के मत की तरफ आ रही थी दौड़ती आजाद भारत की तरफ। रात आधी है बताने लग गई जो ही घड़ी, रात आधी है बताने लग गई जो ही घड़ी। दीप्त अमृतसर में आकर हो गई गुमसुम खड़ी। जाने कब से दासता के बोझ से उबा हुआ, जाने कब से दासता के बोझ से उबा हुआ। देश अपना था समूचा जश्न में डूबा हुआ। हो गए आजाद हम और नारे छूटते थे, और चारों ओर रह रहकर पटाखे फूटते थे। किंतु पटरी पर खड़ी वह भेद अपने खोलती थी, किंतु पटरी पर खड़ी वह भेद अपने खोलती थी। उस समय सब शोर में थे, वह नहीं पर बोलती थी। भेद ऐसा जिसके कद को आंकता कोई न था, भेद ऐसा जिसके कद को आंकता कोई न था। खिड़कियां सारी खुली थी, झांकता कोई न था। कोई आहट तक न होती थी खड़ी उस रेल में। बंद दरवाजे सभी थे भेद के इस खेल में। कर्मचारी एक स्टेशन से यह सब देखता था। रेल का वह मौन पढ़कर बार बार चौंकता था। यह स्वाभाविक तो न था कि रेल पटरी पर लगे, बंद दरवाजे रहे, न आदमी कोई जगे। फिर वो कुर्सी छोड़कर इस माजरे को जानने बोगियों की ओर भागा, भेद को पहचानने। कुछ समय तक दूर से ही बोगियों को जांच कर, फिर निकट जाकर के आजादी का नारा बांच कर, पीट कर हर एक दरवाजे को जब वह थक गया, उसके उत्सुक मन में सहसा एक दाहक शक गया। कविता यहाँ से शुरू होती है। उसके उत्सुक मन में सहसा एक दाहक शक गया। एक बोगी के वो दरवाजे को जो ही खोलता है, कांपने लगती है सांसें, प्राण भीतर डोलता है। सामने इतना भयानक दृश्य था बैठा हुआ, फर्श के अरेक कतरे में जो था बैठा हुआ। पांव के नीचे जमी मोटी परत खून की, जो कहानी कह रही थी भीड़ के कानून की। जाने कितने शव पड़े थे फर्श पर बिखरे हुए, छत बिछत धड़कने को शीश सब उतरे हुए। शव थे हत्या की कुशलता का जो परिचय दे रहे थे। शव कभी जो जीवितों की श्रेणियों में भी रहे थे, किंतु अब जिनके धड़ों से शीश काटे जा चुके हैं, हाथ पांव सैकड़ों टुकड़ों में बांटे जा चुके हैं। अतड़ियां बाहर पड़ी है पेट जिनका फाड़ कर, फटकी सारी नसें हैं दर्द से चिखाड़ कर। एक लुगदी मांस की थकती न थी बताने से, एक लुगदी मांस की थकती न थी बताने से। ये मांस ला दे रेल लाई है कसाई खाने से, मांस ला दे रेल लाई है कसाई खाने से। कोई शव पर यह नहीं कहता था कि वह कौन था, कोई शव पर यह नहीं कहता था कि वह कौन था। सबके परिचय को समेटे एक भीषण मौन था। मौन जो हर शोर को दुत्कार देना चाहता था, मौन ऐसा चीख कर जो पूछ लेना चाहता था, क्या हमारा दोष था, क्या हमारा दोष था तुमने लकीरें खींच दी, क्या हमारा दोष था तुमने लकीरें खींच दी, और बंटवारे की मिट्टी भी लहू से सींच दी।
मौन जो काटे हुओं की चीख का वसार था, मौन आजादी पे रोने के लिए लाचार था, मौन जो किस्सा सुनाना चाहता था खून का, मौन जो था आईना उन्माद के मजमून का, मौन जिसमें बेजुबानों की कहानी बोलती थी, मौन जिसमें प्राणहीना जीव पर छड़ डोलती थी। पास 16 वर्ष की लड़की की एक लाश थी, पास 16 वर्ष की लड़की की एक लाश थी, जिसके गले में उसके दुपट्टे की एक फांस थी। वो दुपट्टा जो नुचे तन की कहानी जानता था, आदमी की वहशियत को भी ज़बानी जानता था। वो दुपट्टा हंस रहा था जश्न के उन्माद पर, वो दुपट्टा हंस रहा था जश्न के उन्माद पर, आदमी की वहशियत अपनी विकल फरियाद पर, आदमी की वहशियत अपनी विकल फरियाद पर। बोला बोला कितनी लड़कियां बाजार में बेची गई, बोला कितनी लड़कियां बाजार में बेची गई, और कर दुष्कर्म गर्दन फांस फिर खींची गई। प्राण इसको दर्द से आजाद करके सो गया, दर्द इसकी चीख को बर्बाद करके सो गया। अब मैं जिस पर हूं कसा इंसानियत की लाश है, अब मैं जिस पर हूं कसा इंसानियत की लाश है। हैवानियत का जश्न है, देवत्व का उपहास है, हैवानियत का जश्न है, देवत्व का उपहास है। उस भयानक मौन में कुछ भी नहीं जब सूझता था, उस भयानक मौन में कुछ भी नहीं जब सूझता था, एक सर वातावरण से प्रश्न अपने पूछता था, बोलता था बोलता था मत बताना कौन सा कण है मेरा, ये नहीं पूछूंगा मेरी उंगली कौन सी है, मेरा नाखून कौन सा है। बोलता था मत बताना कौन सा कण है मेरा, किंतु इतना तो बताओ कौन सा धड़ है मेरा। सैकड़ों धड़ीन लाशें मुझको देखे जा रही हैं, कट चुके हैं सर सभी के, सब की सब अकुला रही हैं, और जो आंखें खुली थी कट चुके हर शीश की, वो गवाही दे रही थी वेदना की, टीस की। उनमें हत्यारों का चेहरा था मगर वह मौन थी, उनमें हत्यारों का चेहरा था मगर वह मौन थी। पूछते थे धड़ उन्हीं से मेरी आंखें कौन थी, किंतु उनकी पुतलियों में चुप्पियों का वास था, किंतु उनकी पुतलियों में चुप्पियों का वास था। हैवानियत का जश्न था, हैवानियत का जश्न था और जीत का उपहास था, हैवानियत का जश्न था और जीत का उपहास था। फर्श पर सूखा हुआ जो खून था वह बोलता था, फर्श पर सूखा हुआ जो खून था वह बोलता था। मैं कभी इनकी नसों में दौड़ता था डोलता था, किंतु अब आजाद होकर जल चुका हूं फर्श पर, हर शिरा की तलहटी से मृत्यु के उत्कर्ष पर। और तुमको भी यही स्वाधीनता बांटी गई, और तुमको भी यही स्वाधीनता बांटी गई। देह आजादी की दो टुकड़ों में है काटी गई, देह आजादी की दो टुकड़ों में है काटी गई। और फिर वह रक्त भी कहते हुए चुप हो गया, प्रश्न लेकर चुप्पियों की गोद में वह सो गया। प्रश्न जो उस रेल की सब बोगियों में भागते थे, प्रश्न जो कि मर चुकी आंखों के ऊपर जागते थे, प्रश्न जो इस देश की हर नस में बहना चाहते थे, प्रश्न जो कि उन शवों की बात कहना चाहते थे। और मरघट रेल में पागल उदासी डोलती थी, किंतु मरघट रेल में पागल उदासी डोलती थी। खिड़कियों के पास जाकर बुदबुदाती बोलती थी इन शवों में अब कोई अंतर नहीं है, बोलती थी इन शवों में अब कोई अंतर नहीं है, इनको कोई जीत या फिर हारने का डर नहीं है, इनमें कोई धर्म कोई जाति का झगड़ा नहीं है, इन शवों में कोई छोटा कोई भी बड़ा नहीं है। मर्द औरत तक नहीं जीते हुओं का पाश है, मर्द औरत तक नहीं जीते हुओं का पाश है। जो यहाँ फैली हुई है सिर्फ विकृत लाश है, जो यहाँ फैली हुई है सिर्फ विकृत लाश है। जा चुके हैं यह तुम्हारी जीत की कीमत चुकाकर, जा चुके हैं यह तुम्हारी जीत की कीमत चुकाकर, जश्न वाली भट्टियों में प्राण कोपने जलाकर। जिनको आजादी ने कुचला है स्वयं की एड़ियों से, जिनको आजादी ने कुचला है स्वयं की एड़ियों से, हो चुके आजाद हैं स्वाधीनता की बेड़ियों से, हो चुके आजाद हैं यह धर्म वाली जेल से। राजनीति तुझसे भी और तेरे खूनी खेल से, राजनीति तुझसे भी और तेरे खूनी खेल से। हो गई वह रेल सहसा मौन फिर, हो गई वह रेल सहसा मौन फिर, रो रही थी जश्न के उन्माद पर। गर्भ में जिसके पड़े थे शौक शौक ही, हंस पड़ी स्वाधीनता संवाद पर। हम अभी हैं दास धर्म जात के, हम अभी हैं दास धर्म जाति के, हम अभी तक सरहदों के दास हैं। जश्न का जो गीत तुम हो गा रहे, यह तुम्हारी जीत का उपहास है, यह तुम्हारी जीत का उपहास, यह तुम्हारी जीत का उपहास है, यह तुम्हारी जीत का उपहास। क्या कहूँ, इस रचना के बाद में इसको सुनने के बाद तो मुझे लगता है कि वही मौन जो उस समय में हर तरफ फैला हुआ था, वही मौन यहाँ खचाखच भीड़ में भी फैल ही जाएगा। किसी के पास कोई शब्द नहीं रह जाएगा कि क्या बोलेगा वो। इसके बाद में एकदम ठहराव की स्थिति आ जाएगी और मन में लगेगा कि किस आभासी दुनिया में हम जी रहे हैं। इतनी खूबसूरत खूबसूरत क्या कहूँ कि एकदम झकझोर देने वाली आपकी ये रचना है।
बहुत ही निःशब्द कर दिया आपने पूरी तरह से। और सभी लोग इसी बात से को कह रहे होंगे, बहुत खूब कह रहे हैं अजीत मिश्रा जी, रुपेश कुमार श्रीवास्तव जी कह रहे हैं निःशब्द बोल रहे हैं वो, नीलम दुबे जी हैं कह रही रचना परिदृश्य कायम करने में पूर्णतः सफल रही, अनन्य शुभकामनाएं। वाकई वो दृश्य अगर दिखने लग जाए तो यही है रचनाकार की उपलब्धि, उसकी कलम की वो धार कहेंगे कि उसकी धार में वो नुकीलापन है, वो सारी चीजें हैं जो एक हृदय को पूरी तरह से छूती हैं। तो सैल्यूट है फिर से आपको अनन्या जी, और मुझे बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। मुझे उम्मीद है कि एक दिन विश्व पटल पे आपका नाम जरूर आगे आएगा और आप पूर्वांचल का भी नाम उसी तरह से रोशन करेंगे। इतनी खूबसूरत बातों के बाद में मुझे नहीं लगता है कि अब किसी और बात की कोई भी आवश्यकता रह गई है। क्या मेरा निवेदन जरूर रहेगा कि अगर आप कुछ जी बिल्कुल विपक्षी हो जाए। जी, मैं वही कह रही हूँ कि निःशब्द करने के बाद में शब्दों की गुंजाइश और फिर उसका निवेदन और आपके निवेदन का मान रखना मेरा दायित्व है। तो मैं चूंकि ये हो गई एक कालक्रम, एक घटना चक्र की बात है जो कि कभी न कभी किसी न किसी को जब भी कोई भी सुनेगा तो वो वेदना से भर जाएगा, लेकिन वक्त तो है ही है। मैं वर्तमान का जिक्र करना चाहूंगी। बाकी मैं आप सभी के विचारों पे छोड़ती हूँ कि आप इसको किस नजर से देखना चाहते हैं। सुनिएगा, वक्त बदल जाएगा, हालात बदल जाएंगे। वक्त बदल जाएगा, हालात बदल जाएंगे, देखते ही देखते जज्बात बदल जाएंगे। अरे किस गफलत में जी रहे हो साहब, अपनी बात ना बनी तो ख्यालात बदल जाएंगे। अपनी बात ना बनी तो ख्यालात बदल जाएंगे। सही गलत का सबको होता है पता, सही गलत का सबको होता है पता, फिर भी बाज नहीं आते करने से खता। छोड़कर तो देखो खुद को उनके हाल पर, छोड़कर तो देखो खुद को उनके हाल पर। जहनो दिल के देखते देखते सवालात बदल जाएंगे, जहनो दिल के देखते देखते सवालात बदल जाएंगे। यहाँ हर शख्स, बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ हर शख्स रहता है मौके की तलाश में, धूल झोंक जाता है आंखों में बात ही बात में। बस एक बार तुम जरा सा चूको तो सही, बस एक बार तुम जरा सा चूको तो सही, संभल भी ना पाओगे पल में कायनात बदल जाएंगे, पल में कायनात बदल जाएंगे। सवालों का क्या है, उठते हैं उठते रहेंगे। सवालों का क्या है, उठते हैं उठते रहेंगे। जिसे जो करना है लोग वो करते रहेंगे। अक्सर चुप रहते हैं जो मरने के डर से, उनकी बारी तलक खंजर और मंजरात बदल जाएंगे, उनकी बारी तलक खंजर और मंजरात बदल जाएंगे। और अंतिम कुछ पंक्तियां हैं उसको प्रस्तुत कर रही हूँ कि गम अपना किसी को न सुनाओ यारों, गम अपना किसी को न सुनाओ यारों, ये अलग दौर है जरा संभल जाओ यारों। सीख लो बेवजह अब तो मुस्कुराना, सीख लो बेवजह अब तो मुस्कुराना, नहीं तो रोते रोते मामलात बदल जाएंगे, नहीं तो रोते रोते मामलात बदल जाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी इतनी सारे मतलब झकझोर देने वाली रचनाओं के बाद मुझे सुनाना पड़ा क्योंकि आपकी बातों को रखते हुए, और कुछ ही नहीं। तो बहुत ही खूबसूरत आज का ये सफर है और बहुत ही क्या कहूँ मैं कि इतना अच्छा रहा आज आपके साथ यहाँ पे बातचीत करना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको उसके लिए। सभी दर्शकों को मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना समय दिया, आपने इतने अच्छे से सुना। और अभी भी मैं चाहूंगी कि आप इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि ये आवाज लोगों तक पहुंचनी चाहिए कि जिसने दिल को छुआ है वो लोगों के दिल को भी छुएगा, जहां तक भी पहुंचेगा वो दिल में जगह तो जरूर बनाएगा। तो अनन्या जी, आप अनन्य हैं पूरी तरह से, और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अंत में अगर कुछ शब्द आप दर्शकों से कहना चाहें, लोगों से कहना चाहें, तो उसे कहते हुए हम यहाँ से विदा लेंगे। दो बातें कहे बिना बुरा नहीं होगा। पहली बात है कि आपका संचालन बहुत उम्दा रहा और मुझे लगता है ये सत्र मेरे लिए बहुत रोचक रहा, बहुत आनंदप्रद रहा। उसमें आपका संचालन विशेष महत्व रखता है। अतिरिक्त इसके जो भी लोग यहाँ उपस्थित, जीवन में हम किसी को कुछ भी दें उसको लौटाया जा सकता है, सिर्फ एक चीज नहीं लौटाई जा सकती, वो है समय। जो लोग अपना समय निकाल कर हमारे बीच उपस्थित रहे, हमारे साथ जुड़े रहे, मैं उन सभी लोगों के प्रति बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। आप यहाँ उपस्थित रहे, आपकी बातें मुझ तक पहुंची, निश्चित रूप से वो प्रेरित करेंगी आगे कुछ बेहतर करते रहने के लिए।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साहित्य उन्नयन को इस प्रयास के लिए बहुत धन्यवाद। ये कारवां इसी तरीके से चलता रहे। आप सभी को धन्यवाद करते हुए विदा लेता हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों से मैं यही कहना चाहूंगी सभी से कि बस अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। इस पल को, जो भी पल बीत रहा है, जैसा कि बताया अनन्या जी ने कि वो वापस नहीं आएगा, तो उसको हंसी खुशी से अपनी गुजारने का प्रयास कीजिए। इन्हीं सारी बातों के साथ में इस कार्यक्रम को यहीं संपन्न करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।